हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी कंपटीशन क्लासेस। एनएसटी कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर आधारित रहेगा। पिछले वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में जानकारी ली थी। तो ठीक है, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना है, आपको लाइक कर देना है वीडियो को और शेयर भी कर देना है। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा देखते हैं क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में, यूग्लेनॉइड्स में और स्लाइम मोल्ड्स, और क्या है लास्ट में है प्रोटोजोअन्स में। ठीक है, प्रोटोजोअन्स में इसको बांटा गया है। तो क्राइसोफाइट्स में हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे? क्राइसोफाइट्स में हम लोग अध्ययन करेंगे जो डायटम्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे और डेस्मिड्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर वहीं जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इसमें गोनियोलैक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और तीसरा यूग्लेनॉइड में यूग्लिना का अध्ययन करेंगे। और ये स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स को जो एनसीईआरटी की बुक है उसने क्या लिखा है? अवपंक कवक लिखा है। क्या लिखा है? अवपंक कवक हिंदी में लिखा है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। वहीं जो इसका अंतिम पार्ट है उसको देख लेते हैं, क्या है? प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को भी इन 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 पे अमीबॉइड। अमीबॉइड में अमीबा और एंटमीबा को देखेंगे। फ्लैजिलेटेड में किसको देखेंगे? यूग्लिना को देखेंगे। और जो सिलिएटेड है जिसमें सिलिया पाई जाती है उसमें किसको? पैरामीशियम को। और जो स्पोरोजोअन्स है इसमें प्लाज्मोडियम को देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कि जो भी जीव हैं उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा है इसी से इवोल्व होकर कौन सा किंगडम बना है? किंगडम प्रोटिस्टा बना है। जो किंगडम मोनेरा के जीव थे वो कैसे थे? ये जीव जितने भी थे किंगडम मोनेरा वाले, ये सभी के सभी यूनिसेल्युलर थे प्लस प्रोकैरियोटिक थे। कैसे थे? यूनिसेल्युलर तो थे, साथ में प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब इसमें जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, नाभिक इसका वेल डेवलप्ड नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर जीव होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी जो कोशिका है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक मतलब ट्रू कोशिका होती है और वेल डेवलप्ड इसका नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस इसका होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसी से इवोल्व होकर जो अन्य किंगडम बने हैं जैसे कि किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई इसी से इवोल्व होकर बना है। किंगडम एनिमेलिया वो भी इसी से इवोल्व हुआ है। और किंगडम प्लांटी जिसे बोलते हैं ये भी इसी से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा इसमें क्या है कि जो जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी एक कोशिकीय हैं और कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक कहने का मतलब इनमें जो भी है जैसे कि जो इसका न्यूक्लियस होगा वो भी वेल डेवलप्ड होगा और साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी। ठीक है, और राइबोसोम्स भी होंगे। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। मतलब कि जितने भी कोशिकांग हो सकते हैं वो सभी के सभी इसमें मौजूद होंगे कोशिका वाले। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति भी मौजूद होती है, क्योंकि जो जीव हैं कुछ ऐसे हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कुछ में इसके जो जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है। जैसे जो जीव इवोल्व होकर फंगस बने हैं या इवोल्व होकर प्लांट बने हैं उनमें तो कोशिका भित्ति होगी, क्योंकि जो फंगस होता है उसमें काहे की कोशिका भित्ति होती है? वो काइटिन की बनी होती है। और जो प्लांट्स होते हैं उसमें किसकी बनी होती है?
वो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जानवरों में, जंतुओं में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इनके बारे में देख लेते हैं क्या है कि ये ज्यादातर कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, और इनमें जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, और ये जनन कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक कहने का मतलब कि इनमें जो भ्रूण जो है वो बनता है। ठीक है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। और जो पहले के किंगडम मोनेरा के थे जीव, उनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता था। ठीक है, और इसमें पोषण पोषण भी देख लेते हैं। पोषण इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी होता है, और जो परपोषी भी होते हैं, जो जिसमें जो पौधे में इवोल्व हुए हैं उनमें तो प्रकाश संश्लेषण होगा, जैसे कि यूग्लिना वगैरह हो गए, इनमें तो प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परपोषण करते हैं, जैसे कि परपोषण भी कई टाइप का, जैसे कि मेटोपजीवी होंगे, परजीवी होंगे, सहजीवी होंगे। ठीक है, सहजीवी कहने का मतलब जैसे कि लाइकेन्स है, लाइकेन क्या करता है, सहजीवन करता है। परजीवी जैसे कि जो दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उनको परजीवी परजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, सिलिया और फ्लेजिला इसमें हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब कुछ जीव इसमें ऐसे होंगे जो सिलिएटेड होंगे, कुछ जीव ऐसे होंगे जो फ्लैजिलेटेड होंगे। सिलिया कहने का मतलब क्या है, इसमें पक्षमाभ होता है, पक्षमाभ। ठीक, जैसे कि ये है, ये किसका चित्र है, ये है पैरामीशियम का। ठीक है, और ये पैरामीशियम में ये जो आपको बाल ऐसे दिख रहे हैं यही है सिलिया। ठीक है, और फ्लेजिला, फ्लेजिला ये देखिए, ये है यूग्लिना, यूग्लिना में ये जो पूंछ जैसी दिख रही है आपको, यही है क्या, फ्लेजिला। ठीक है, तो देख लेते हैं। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये सबसे जो इसके बारे में किसने बताया था, अर्नस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि किंगडम प्रोटिस्टा को सबसे पहले क्राइसोफाइट्स में बांटा गया है। ठीक है, इसमें क्राइसोफाइट्स में हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे, जो डाइटम्स हैं और डेस्मिड्स हैं, इनके बारे में किंगडम प्रोटिस्टा की जो एक पार्ट है, कौन सा, क्राइसोफाइट्स, इसमें देखेंगे। दूसरा कौन सा भाग है, दूसरा भाग है इसका डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें गोनियोलैक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और तीसरा है यूग्लेनॉइड, यूग्लेनॉइड में यूग्लिना का अध्ययन करेंगे। और चौथा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स में हम लोग किसका किसका, अमीबा, एंट अमीबा, ट्रेपनोसोमा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, लेशमैनिया आदि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और वहीं लास्ट में क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स ये कवक समजीव होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो में, देखते हैं कि क्राइसोफाइट्स को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, पहला डाइटम्स और दूसरा डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को ही क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी कहा जाता है डेस्मिड्स को। ठीक है, ये रहे डाइटम्स, डाइटम्स जो कि विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि गोल भी हो सकते हैं, तिकोने भी हो सकते हैं, चौकोने, या फिर कई आकृतियों के, इनमें कोई निश्चित शेप नहीं होती है। ठीक है, और ये दिखने में काफी सुंदर दिखते हैं। ठीक, और ये रहे डेस्मिड्स। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे सबसे पहले देख लेते हैं डाइटम्स के ही बारे में। डाइटम्स क्या है कि जो डाइटम्स होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो उसकी संरचना साबुनदानी जैसी होती है। कैसी होती है, साबुनदानी जैसी। और इनकी जो कोशिका भित्ति है ये सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो सेल्यूलोज और सिलिका से इनकी जो कोशिका भित्ति है डाइटम्स की, ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और सिलिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो जब ये मर जाते हैं, डाइटम्स जब भी कहीं मर जाते हैं तो इनकी जो डेड बॉडी है या फिर कोशिका भित्ति वहीं पर पड़ी रहती है। ठीक है, और ये इनकी जो सिलिका से बनी होती है तो इसी लाखों वर्षों तक पड़ी रहती है। और ये हासिल यानी कि
इसको इकट्ठा करना बहुत ही आसान हो जाता है, इनको ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये काफी समय तक वहीं पर पड़ी रहती हैं इसीलिए। और इनका जो 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 इसकी कोशिका भित्ति है, जो जब मृत हो जाते हैं तो उसका जो कोशिका भित्ति है उसका उपयोग किसमें करते हैं, जो पॉलिश बनाते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है। और तेलों और सीरप, जो सीरप होती है उसके फिल्ट्रेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो आइटम्स होते हैं ये जो समुद्र में मुख्य उत्पादक का कार्य करते हैं, ठीक। और इन ये जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषक होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। देखते हैं आगे, ये अधिक पादप उत्प्लावक होते हैं। उत्प्लावक कहने का मतलब कि ये पानी की, जो समुद्र की पानी की सतह है उसके ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। और इनमें जो जनन होता है, जनन कैसा होता है, अधिकतम द्विविखंडन द्वारा। किसके द्वारा, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। और कैसे कब होता है, रात में ज्यादातर ये लोग जनन करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये कैसे होते हैं, अधिकतर ये कैसे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषक होते हैं, यानी कि उत्पादक किस्म के होते हैं, ठीक है। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण डायनोफ्लैजिलेट है उसका नाम क्या है, गोनियालैक्स। गोनियालैक्स जो है इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और जब भी इसकी समुद्र में कहीं पर भी अधिकता हो जाती है तो उस स्थान पर क्या होता है कि चारों तरफ से जो समुद्र है, वो समुद्र का पानी वो लाल लाल हो जाता है। और फिर उस स्थान पर क्या किया जाता है कि जो मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं उनको मना कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, तो अगर इनका सेवन करेंगे तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी इनसे मृत्यु भी हो जाती है। और ये काफी कलर के भी होते हैं, जैसे बहुत से लाल, पीले, नीले, बहुत से कलर के ये होते हैं, ठीक है। और ये इसका जो विभिन्न कलर में होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इसमें जो मुख्य वर्णक होता है उसी की वजह से होते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, यूग्लेनॉइड में किसका अध्ययन किया जाता है, यूग्लेनॉइड में हम लोग यूग्लिना का अध्ययन करते हैं। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना जो ऐसा जीव है जो क्या करता है, अगर इसको धूप मिल रही है तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, अगर नहीं मिल रही है तो ये परपोषण करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा, संयोजक कड़ी कहा जाता है, यानी कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर जो है ताजे पानी में और शांत जल में पाए जाते हैं। कहाँ पर, ताजे पानी में और शांत जल में पाए जाते हैं। और इनमें दो फ्लैजिलेट्स होते हैं, एक बड़ा फ्लैजिलेट और दूसरा छोटा फ्लैजिलेट। इसमें ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा भी फ्लैजिला होता है, ठीक। और इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति की जगह पर एक प्रोटीन की परत होती है जिसे क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। और इसमें जो पोषण होता है वो कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, मतलब कि ये परपोषण भी करते हैं और स्वपोषण भी करते हैं, ठीक। और इनमें जो जनन होता है वो कैसा होता है, अनुदैर्घ्य और द्विविखंडन जनन होता है। देखते हैं आगे क्या है कि स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को जो अपनी एनसीईआरटी है इसने क्या लिखा है, अवपंक कवक भी लिखा है, तो इनको अवपंक कवक भी कहते हैं। लेकिन साथ में क्या है, प्रोस्टीन कवक, इनको क्या कहा जाता है, प्रोस्टीन कवक या कवक जंतु भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स ये कवक और जंतु दोनों से मेल खाते हैं। और ये मृतोपजीवी भी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। जो प्रोटोजोआ शब्द है वो किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था, गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। और इसको जो प्रोटोजोन्स की अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है प्रोटोजोन्स के अध्ययन को, ठीक। और इसकी जो खोज की थी एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोन्स की खोज की थी। और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं।
कैसे होते हैं? परपोषी, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। तो देख लेते हैं कि जो प्रोटोजोआ है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले अमीबॉइड। अमीबॉइड में हम किसको किसको देखते हैं? अमीबॉइड में देखेंगे हम अमीबा और एंट अमीबा के बारे में, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब जिसमें फ्लैजिला मौजूद होता है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे ट्रेपेनोसोमा हो गया और लेशमेनिया हो गया। इसमें ट्रेपेनोसोमा और लेशमेनिया को हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद जो तीसरा इसका भाग होगा वो कौन सा हो? सिलिएटेड। सिलिएटेड पार्ट में हम किसको किसको देखेंगे? जैसे कि पैरामीशियम, इसमें सिलिया होता है, ठीक है। हमने आपको बताया था इसे सिलिया होते हैं और यही क्या करते हैं? इसको चलने में और खाना पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक। चौथा पार्ट इसका क्या होगा? स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में हम लोग किसको देखेंगे? प्लाज्मोडियम और बेबेसिया को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमीबा और एंट अमीबा के बारे में। तो एंट अमीबा, इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? रोजनहॉफ ने इसकी खोज की थी अमीबा की, ठीक है। और इसमें जो अमीबा होते हैं इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और भोजन को पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडो मतलब कि फाल्स और पोडिया मतलब पैर, ठीक। तो भोजन को पकड़ने के लिए इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं। मतलब मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, तो ये क्या करता है? अपने ऐसे पैर जैसे बना लेता है और इसी से ये भोजन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो इसमें ये स्यूडोपोडिया होते हैं, यानी कि फाल्स पैर होते हैं, ठीक। और ये किसी भी तल से अपना जनन कर सकते हैं। किसी भी तल से मतलब कि ये इस तरह से भी विखंडित हो सकते हैं और इस तरह से भी विखंडित होकर अपना द्विविखंडन करके जनन करते हैं। तो इसमें एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। मनुष्य की बड़ी आंत में यह परजीवी की तरह रहता है और वहां पर कौन सा रोग करता है? अमीबियाई पैचिस का कारण बनता है, ठीक। और वहीं दूसरी तरफ क्या है? WBC को जो एंट अमीबा जिंजिविलिस है इसका जो पोषण होता है वो किससे होता है? जो मानव रक्त में जो WBC पाई जाती है उसी से ये अपना पोषण प्राप्त करके और पायरिया रोग को बढ़ावा देते हैं। ये जो एंट अमीबा जिंजिविलिस है ये पायरिया रोग के कारण नहीं है, लेकिन ये पायरिया रोग को बढ़ाते हैं। इसके पायरिया रोग में जो जीव जिम्मेदार है, जो रोगाणु जिम्मेदार है वो कौन सा है? वो है ट्राइकोमोनास, ठीक है। वो कौन है? ट्राइकोमोनास की वजह से पायरिया होता है। लेकिन एंट अमीबा जिंजिविलिस है, जब पायरिया हो जाता है तो एंट अमीबा जिंजिविलिस की भी संख्या बढ़ने लगती है और ये जल्दी ठीक नहीं होने देता है, ठीक है। तो पायरिया रोग का जो कारण क्या है? ट्राइकोमोनास, ठीक है। ट्राइकोमोनास होता है इसका कारण। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो नेक्स्ट इसका जो भाग है उसको देख लें। फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में किसका किसका जो फ्लैजिला युक्त होते हैं, जैसे ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा ये क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं जो सामान्यतः मानव के रक्त में पाए जाते हैं और स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी है उसका कारण बनते हैं, ठीक है। और जो फ्लैजिलिया जो स्लीपिंग सिकनेस का जो वाहक है इसका जीव का, ट्रेपेनोसोमा का, इसका जो वाहक कौन है? सीसी मक्खी होती है। कौन? सीसी मक्खी होती है, ठीक है। और ये अपना विखंडन कैसे करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल विखंडन करके अपना जनन करते हैं, ठीक है। ये देख लिए ट्रेपेनोसोमा, ठीक। और इसके बाद में बात करते हैं लिस्मेनिया की। तो लिस्मेनिया क्या है? ये कालाजार का, इससे कालाजार रोग होता है और इसके बारे में कुछ नहीं जानना है हम लोगों को। तो अब आगे बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स मतलब कि ये बीजाणु होते हैं। बीजाणु होते हैं जो एक बहुत ही छोटे जीव होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे। तो बीजाणु यानी कि स्पोरोजोन्स में हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रोटोप्लाज्मोडियम की, ठीक है। प्लाज्मोडियम, इससे क्या होता है? प्लाज्मोडियम ये होते हैं मलेरिया के ये किसका कारण बनते हैं? ये बनते हैं मलेरिया का
कारण। ठीक है, मलेरिया के परजीवी होते हैं जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, उसी में इसका भाग जो है वो कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, और ये बात किसने बताई थी कि जो मलेरिया के परजीवी हैं वो उनका वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो ये बात रोनाल्ड रॉस ने बताई थी। और जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का कारण है, तो ये बात किसने बताई थी, ये बताई थी लेवरेन ने, कि जो मलेरिया का कारण है वो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है और रिप्रोडक्शन होता है वो बहुविखंडन के द्वारा होता है। ठीक, और ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो मलेरिया यानी कि जो प्लाज्मोडियम शब्द है वो किसने दिया था, मुक्कुलोक नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, विवेसिया की। ठीक है, विवेसिया क्या है कि इसमें ये विवेसिया के कारण जानवरों में डिजीज होती है। कौन सी, टेक्सास कैटल फीवर नामक रोग होता है, और इसी का अन्य नाम क्या है, रेड वाटर फीवर, और या फिर इसको हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो सिलिएटेड जीव हैं उनके बारे में। तो सिलिएटेड में किसको रखा गया, पैरामीशियम को। तो बात करते हैं पैरामीशियम, इसकी खोज किसने की थी, हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये कैसे होते हैं, चप्पल जैसे जंतु होते हैं। ठीक है, चप्पल जैसी इनकी संरचना होती है। और इसमें जो जनन होता है वो कैसा होता है, द्विविखंडन द्वारा, इसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन द्वारा इसमें जनन होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए और कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सजेशन हो तो उसका वेलकम है, आपका सजेशन का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।